नमस्कार मित्रों, आधार क्लासेस बालोतरा के YouTube चैनल पर मैं हेमंत चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महिला एवं बाल अपराध की विशेष श्रृंखला की अंतिम कड़ियों के अंदर मैं आज आपको घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित अध्ययन करवाऊंगा। डिटेल से अपन बातचीत करेंगे। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे प्रश्नों का मैंने इसके अंदर समावेश किया है। फिर इसके बाद में एक आधी क्लास और रहेगी, फिर ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में लगभग मैं आपको 200 से 250 प्रश्न आपको हल करवाऊंगा। तो ये पार्ट आपके लिए सरल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। केवल इसको आप समझें, ध्यानपूर्वक सुने, मंथन करें और फिर प्रश्न उत्तरी को लगाएं। तो लगभग जो यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आपके इस पूरे पार्ट से बनने वाले हैं महिला एवं बाल अपराध की, वो पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपन बातचीत करेंगे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में। अब इस अधिनियम के बारे में आप कुछ मैं बातचीतें आपको बताऊं कि यहां पर जो नाम दिया गया है घरेलू हिंसा, अब घर का नाम आया है और किन का संरक्षण, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की बातचीत है। अब देखिए, घरों में महिलाएं जब रहती है अपने कुटुंब परिवार के साथ, ये जरूरी नहीं है कि घर के परिवार के सदस्यों के अलावा जो अन्य सदस्य होते हैं जिनके उनके साथ कोई संबंध और रिश्ता नहीं होता है वो लोग ही उनको प्रतिपादित या परेशान कर सकते हैं। नहीं, परिवार के अंदर जिस परिवार में बहन, बेटी, माँ, पत्नी, कोई भी जो महिला रहती है किसी भी रूम में परिवार में, या ऐसी महिला जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहती है, चाहे किसी भी प्रकार से रहती हो, उन सब महिलाओं के संरक्षण की ये एक्ट बातचीत करता है। घरेलू हिंसा के जो मामले बढ़ रहे थे, घरेलू हिंसा से जो परिवार टूट रहे थे, उनको रोकने के लिए, कुटुंब को सुरक्षित रखने के लिए, जोड़ने के लिए ये एक्ट है। ये एक्ट ऐसी बात नहीं करता है कि भाई हर जगह थोड़ी बहुत बातचीत हुई है और सजा दे दो। इसमें मध्यस्थता भी की जाती है, समझाने का भी प्रयास किया जाता है, महिला को सुरक्षा भी दी जाती है। तो इससे पहले मामले होने के बाद में महिलाओं को संरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, पर यह एक्ट ऐसा प्रावधान करता है कि उस महिला को सुरक्षा दें और उसकी सहायता भी करें। यदि वो इस प्रकार का मामला उठाए घर के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध, तो फिर उसको घर से वो निकाल दें और कुछ घटनाक्रम घटित तो फिर उसका सुरक्षा करने वाला कौन होगा। फिर ये एक्ट सरकार लेके आई कि इस एक्ट के तहत महिलाओं को इस प्रकार के अधिकार दिए जाए ताकि महिला अपने न्याय के लिए लड़े और उस दौरान भी उसको घर मिले, रहने की जगह मिले, सहायता करने वाले अधिकारी मिले, ताकि वो अपना टाइम निकाल पाए और व्यवस्थित रूप से माइंड को रिफ्रेश करके वो रहे, उसको लगे कि मेरे साथ भी है ये कानून, ये मुझे अधिकार भी देते हैं, मेरी सुरक्षा भी करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई डर और भय पैदा ना हो। तो सरकार के द्वारा एक बढ़िया एक्ट लाया गया। घरेलू हिंसा के तहत महिलाओं के साथ मारपीट होना, उनकी पढ़ाई को बाधित करवाना, या उनको नौकरी ना करने देना, या दहेज से लेकर के उनको प्रतिपादित करना, छोटी मोटी बातों के ऊपर लड़ाइयाँ होना, प्रतिपादित करना, बहुत सारे मुद्दे आएंगे जहाँ पर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, भावात्मक रूप से किसी भी प्रकार से महिला को प्रतिपादित करना, परेशान करना, सब घरेलू हिंसा के अंदर आएगा। घरेलू हिंसा में ये नहीं केवल पत्नी ही आएगी, माँ भी हो सकती है। यदि बेटा उसको कुछ कहे, बात ना माने, उसको निकाल दे, परेशान करे, पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है बेटी कहीं विवाह करना चाहिए अपने पसंद के व्यक्ति के साथ, पर बाप वहाँ ना करे, किसी और व्यक्ति के साथ करवा दे, तो ये भी हिंसा की श्रेणी में मामला आएगा। तो यहाँ पर वो सभी महिलाएं जो घरों में रहती हो, परिवार के साथ रहती हो, या ऐसे कोई अन्य व्यक्ति के साथ रहती हो जहाँ पर उसको प्रतिपादित किया जाएगा, उन हर महिला को ये एक्ट संरक्षण देगा और उसके संरक्षण की बातचीत करेगा। तो इसकी पृष्ठभूमि को, इसकी व्यवहारिकता को समझना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या क्या बातें पढ़नी उनको सुने आप। घरेलू हिंसा क्या है, घरेलू हिंसा की श्रेणियों में कौन कौन से अपराध रखे गए हैं, फिर घरेलू हिंसा यदि होती है तो महिला कहाँ शिकायत कर सकती है, कैसे शिकायत की जाती है, फिर शिकायत के दौरान महिला को क्या क्या सुरक्षा मिलती है, फिर महिला के लिए क्या न्याय का निर्णय होता है, किस प्रकार के प्रावधान होते हैं, तो पूरा, और सजा और दंड का क्या प्रावधान कर रखा है, पूरा पार्ट अपन समझेंगे। ध्यानपूर्वक समझें। ये जो एक्ट है, ये एक्ट परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट है, महत्वपूर्ण है। इसको समझना अपने लिए जरूरी है।
ये एक्ट अति महत्वपूर्ण है। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की अपन बातचीत करेंगे। इस एक्ट के अंदर यदि देखा जाए, सबसे पहले उद्देश्य सीधा सीधा है, घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना व कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना। सीधी सीधी बात है, घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना और कानूनी सहायता उनके लिए उपलब्ध करवाना, सुरक्षा संरक्षण उनके लिए उपलब्ध करवाना। इस कानून का, इस एक्ट का ये प्रमुख उद्देश्य है। इस कानून की बातचीत करें, यह अधिनियम भारत के अंदर लागू कब हुआ, संपूर्ण भारत के अंदर, तो ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। ये तिथि वेरी मोस्ट है, इसको याद रखना है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू कब हुआ, 26 अक्टूबर 2006 को ये एक्ट पूरे भारत के अंदर लागू हुआ। इस एक्ट के अंदर यदि अपन अध्याय की बात करें, यानी भाग की बात करें, तो इसमें टोटल 5 अध्याय है। और इसके अंदर यदि धाराओं की बात करें तो टोटल जो धाराएं हैं वो धाराएं 37 हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप होगा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम संबंधित है 2004, 2005, 2006, 2013, तो 2005 करना है। किस सन में लाया गया, 2005 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ, 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। इस अधिनियम में कितने अध्याय या भाग है, 5 अध्याय या भाग है। इस अधिनियम में कुल धाराएं कितनी है, 37 धाराएं हैं। किनके संरक्षण की बात करता है, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के संरक्षण की ये बातचीत करता है। ये एक्ट उनकी सुरक्षा की बातचीत करता है। तो जैसा टॉपिक है, पहले उस प्रकार की बात माइंड में डाल दो आप कि अपने को ये बातें समझनी है, इनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, उनके ऊपर अपन बातचीत है वो डिटेल से करेंगे। तो घरेलू हिंसा के अंदर बहुत सारी चीजें आएगी, जिसके अंदर महिला का शारीरिक शोषण हो सकता है, याद रखना, महिला का शारीरिक शोषण हो सकता है, महिला का आर्थिक शोषण हो सकता है, महिला का मानसिक शोषण हो सकता है। बहुत सारे दुरुपयोग महिला के हो सकते हैं, विशेष करके शारीरिक मतलब मारपीट, आर्थिक मतलब उसको नौकरी ना लेने दे, पढ़ाई छुड़वा दे, या इस प्रकार के जितने भी मामले, या वो जो कमाई कर रही है वो रुपये पुरुष के पास में रखना। ये मानसिक, जैसे मन से कोई गाली बोलना, शब्द बोलना, जैसे पुत्र ना होने पर बांझ स्त्री कह करके पुकारना, इस प्रकार के आरोप लगाना, झूठे चरित्र पर क्वेश्चन उठाना, उससे इस प्रकार के शब्दों से उसके मन को पीड़ा होती है। तो घरेलू हिंसा में ये नहीं कि केवल मारपीट करोगे तो ही मामला होगा, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, लैंगिक रूप से, ये 4 विशेष करके इनकी परिभाषाओं को वहां पर शामिल किया गया। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और लैंगिक उत्पीड़न इसके अंदर आएगा। तो विशेष रूप से इन बातों को आप गौर से समझें, इस एक्ट को आप लास्ट तक जरूर देखें, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी और आपको मजा आ जाएगा कि रियल में हमें इतनी बातें याद करनी है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब आया, 2005 में आया। शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, लैंगिक रूप से महिला को यदि उत्पीड़ित किया जाता है, प्रतिपादित किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो ये एक्ट उन महिलाओं को संरक्षण देगा, उनकी सुरक्षा करेगा। ये कानूनी एक संवैधानिक प्रावधान है, याद रखना। ये जो अधिनियम आया है तो संविधान के अंदर है, ये महिलाओं को संवैधानिक प्राप्त है, संवैधानिक वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वो महिलाएं सुरक्षा प्राप्त कर सकती है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। लागू कब हुआ, मोस्ट पॉइंट है 26 अक्टूबर 2006 को संपूर्ण भारत पर ये एक्ट लागू हो गया। जम्मू कश्मीर का मामला अब संपूर्ण भारत पे ये लागू है। अध्याय कितने इसके अंदर, 5 अध्याय है। धाराएं कितनी हैं, 37 धाराएं हैं। याद रखना, एक इसमें मोस्ट क्वेश्चन बनेगा, घरेलू हिंसा की जो परिभाषा है वो परिभाषाओं से संबंधित अध्याय जो है, अध्याय सेकंड में दे रखा है, और जो धारा है
वो धारा 3 में है। ये दो चीजें और अपने को ध्यान में रखनी है। सीधा आएगा घरेलू हिंसा की परिभाषा किस अध्याय या भाग में दे रखी, तो 2 में है। और धारा कौन सी, तो धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। और मैं परिभाषाएं आपको बताऊंगा और उनको भी अपने कंठस्थ करेंगे, समझेंगे, वो भी अपने लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखिएगा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, इस एक्ट के अंदर अब मैं यहां पर जो अध्याय जो टोटल है, अध्याय टोटल यहां पर कितने हो गए, 5 हो गए। धाराएं टोटल कहां तक आ रही है, 37 तक। 1 से लेके धाराएं कितनी तक आ रही है, 37 तक। इनमें से 3-4 धाराएं याद करनी है, वो मैं बताऊंगा। अब ये जो रूपरेखा स्लाइड आपके सामने है, यहां से मैं कुछ क्वेश्चन आपको हल करवा रहा हूं, आपके माइंड में डाल रहा हूं। आप केवल बातों को ध्यानपूर्वक सुने और इसको आप समझें तो आपका पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। अध्याय फर्स्ट के अंदर इतना कोई जरूरी नहीं है, प्रस्तावना दे रखी, मतलब उस एक्ट का नाम होता है, उसकी जानकारी होती है, विस्तार कब कहां तक का है, तो ये सामान्य जानकारी है। इसमें 1 और धारा 2 आएगी। अध्याय 2 में परिभाषा है। परिभाषा मतलब घरेलू हिंसा क्या है, इसको परिभाषित किया गया अध्याय 2 में। और धारा कौन सी है, धारा 3 है। इसलिए ये जो पॉइंट है आपका वेरी मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से, सीधा सीधा याद करना। घरेलू हिंसा से संबंधित परिभाषित करने वाला अध्याय कौन सा है, अध्याय 2 है। और घरेलू हिंसा से संबंधित परिभाषित करने वाली धारा कौन सी, तो धारा 3 है। अध्याय की बजाय ये जो धारा 3 है ये वेरी मोस्ट है, सबसे ज्यादा जो मोस्ट है धारा 3 मोस्ट है। घरेलू हिंसा की परिभाषा किस में दी गई, धारा 3 में दी गई, याद रखना है। अध्याय 3 संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति वो कर्तव्य दे रखा है। यानी अध्याय 3 में संरक्षण अधिकारी कौन होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, उनके कर्तव्य क्या होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती है, धारा 4 से लेकर के 11 तक पूरा दे रखा है। क्योंकि इस एक्ट में संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, इनका रोल अति महत्वपूर्ण है। यानी किनके पास शिकायत की जा सकती है, शिकायत करने के बाद वो उस महिला को क्या क्या सहायता देंगी, क्या क्या उनके कर्तव्य की उनको जिम्मेदारी बढ़ती है कि वो पूरी सहायता उनको उपलब्ध करवाए, उस महिला को पूरी जानकारी देवें और उनको ये चीज़ बताएं पीड़िता को कि हम आपको सुरक्षा दे सकते हैं, आपको निवास की ज़रूरत है तो हम आपको निवास के आदेश दिलवा सकते हैं, आपकी संतान की सुरक्षा चाहिए तो हम संतान की सुरक्षा करवा सकते हैं, आप उस घर में नहीं रहना चाहती है, आपको लगता है उन लोगों से डर, तो हम बिल्कुल ग्रस्त जो आश्रय होते हैं वहां पर हम आपको रखवा सकते हैं। यानी जितनी व्यवस्था, जितनी सहायता इस एक्ट में एक पीड़िता की जा सकती, जितनी बातें बता रखी है, वो पूरे कर्तव्य हैं संरक्षण अधिकारी के कि पीड़िता को हर बात वहां पर बताई जाएगी और उनके सामने ऑफर रखा जाएगा कि आप किस प्रकार की सहायता चाहते हैं, वो हम आपके लिए तैयार करेंगे। आप यदि FIR दर्ज करवाना चाहते हैं तो FIR दर्ज होगी। आप यदि कानूनी सहायता चाहते हैं तो हम कानूनी सहायता करेंगे। हर प्रकार की सहायता के लिए वो तैयार रहेंगे, उनके कर्तव्य दे रखे हैं और अपन समझेंगे। यदि कोई उल्लंघन करता है तो 1 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना लगता है संरक्षण अधिकारी पर कि उसने सहायता नहीं की। तो ये संरक्षण अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे, ये राज्य सरकार नियुक्ति करती है जिला स्तर पर और छोटे स्तर पर, इनके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 4 राहत कार्यों के आदेश, धारा 12 से लेकर के 29 तक वेरी मोस्ट है। राहत कार्यों के आदेश का अर्थ होता है अब मजिस्ट्रेट जो है, संरक्षण जो अधिकारी है, महिला के हित के लिए कौन कौन से आदेश दे सकता है। भरण पोषण का आदेश दे सकता है, सती पूर्ति के आदेश दे सकता है, संतान अभिरक्षा के आदेश दे सकता है, निवास का आदेश दे सकता है। मतलब महिला की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए जो जो आदेश इस एक्ट के तहत अधिकार दे रखे हैं, अपन जब धारा 18, 19, 20, 21, 22 पढ़ेंगे तो वहां पर राहत के आदेश आएंगे और महिला की जिस प्रकार की जरूरत और मांगे रहेंगी उस प्रकार से वो आदेश देगा और उनकी सुरक्षा के हित के लिए कार्य करेगा। अध्याय 5वां प्रकीर्ण, धारा 30 से 35, ये कानून बनाना, हटाना, करना उसके अंदर है, ये केंद्र सरकार के पास अधिकार है। तो अपने लिए ये अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4, इनमें से कुछ धाराएं मोस्ट रहेगी, तो इन तीनों को समझना जरूरी है। ये फर्स्ट और लास्ट इतना अपने लिए मोस्टली नहीं है, तो याद रखना। परिभाषा धारा 3 में दे रखी है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति और कर्तव्य धारा 4 और 5 में दे रखे हैं। फिर आगे आएगी सेवा प्रदाता का उल्लेख धारा 10 के अंदर कर रखा है। बंद कमरों में कार्रवाई की जाएगी, धारा 16 आएगी, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसके अंदर दे रखा है। तो कुछ धाराएं समझेंगे, कुछ कर्तव्य समझेंगे। अब यहाँ तक तो ये एक्ट और उसके अध्याय और उसकी धाराओं की अपन ने बातचीत की। अब
शिकायत कैसे होगी, निपटारा कैसे होगा, संरक्षण कैसे दिया जाएगा, इन बातों के ऊपर भी अपन बातचीत करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए धारा 3 की बातचीत हुई है वहां पे। धारा 3 यानी घरेलू हिंसा की परिभाषा, मोस्ट पॉइंट है धारा 3 में दे रखा, घरेलू हिंसा की परिभाषा। घरेलू हिंसा की जो परिभाषा है यहां पर इस एक्ट के तहत इसको 4 भागों में परिभाषित किया गया है। सबसे पहले शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा एक ये बता रखी है। 2 की अपन बातचीत करें तो लैंगिक हिंसा, लैंगिक हिंसा के रूप में। अपन यदि 3rd की बातचीत करें 3 नंबर की तो मानसिक या भावात्मक हिंसा, और 4 नंबर अपन बातचीत करें तो आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा घरेलू हिंसा में इस एक्ट में 4 प्रकार से इसको परिभाषित किया गया। महिला के साथ किस किस प्रकार की हिंसाएं हो सकती है, अब एक एक एग्जाम्पल को समझना, एग्जाम्पल से आपको बढ़िया ढंग से समझ में आ जाएगा। अपन यदि शारीरिक हिंसा की बात करेंगे तो क्या आएगा उसमें, लैंगिक हिंसा की बात करेंगे तो क्या आएगा, मानसिक की बात करेंगे तो क्या आएगा। शारीरिक का अर्थ होता है उसके शरीर को नुकसान पहुंचाना। शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसमें जितने भी मारपीट वाले मामले आते हैं वो इसके अंदर होगा। बहादुर बन जाते हैं, इनके पास अधिकार होते हैं। महिला के ऊपर हाथ उठा करके अपने आप में शेर बन जाना या हल्दी घाटी का युद्ध लड़ लेना, कह देना ये कि मैंने तो बड़ा युद्ध लड़ा वहां पर, ये तो बड़ी मतलब वीरता है उन लोगों की कि इस प्रकार से वो कार्य करते हैं। मारपीट करना, या आपको पता होगा कई बार महिला के वो धक्का मार देते हैं उसे के अंदर, धक्का देना हो सकता है, बाल खींचना हो सकता है, लात मारना, शेर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते अपन, लात मारना, इस प्रकार की जितने भी चीजें आएगी मार पीट वाली वो शारीरिक हिंसा है। अब इस प्रकार से कोई व्यक्ति महिला के साथ उसके साथ हिंसा करता है, उसको प्रतिपादित करता है, परेशान करता है, तो महिला कहाँ जाए, किसको जाके कि आज के मेरे को धक्का मार दिया, आज मेरे लात मार दी, आज ये कर दिया, ये अंदर की पीड़ाएं हैं। तो सरकार ने ये एक्ट लेके आई। सरकार क्योंकि जो वहां पर बैठे संसद में उनको ही पता है घरों में हो क्या रहा है, जानकारी तो सबके पास है, एक एक को पता है कि घरों में चलता है क्या आज के दिन में। तो इन सब चीजों से सुरक्षा, तो शारीरिक हिंसा के अंदर ये चीजें आती है, इनके बारे में ध्यान देना। लैंगिक अर्थ होता है यौन उत्पीड़न करना या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, शारीरिक संबंध, या हो सकता है मैथुन से संबंधित कोई कार्य हो। तो ये चीजें लैंगिक संबंधित जो भी चीजें आएगी वो लैंगिक में आएगी। मानसिक में क्या होगा, यानी गाली देना, ये जो शब्द आएंगे यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे महिला मानसिक रूप से उसके मन के ऊपर प्रभाव पड़े और वो परेशान हो। गाली देना, हो सकता है संतान ना हो तो उसको बांझ स्त्री कहना, संतान ना होने पर उसको कुछ अलग अलग कह करके पुकारना, या भिखारी की औलाद कह देना कि ये तो भिखारी की औलाद है। तो ये शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग कब किया जाता है, जब व्यक्ति उस महिला को कुछ भी नहीं समझता है और उसको कुछ कमियों को लेकर के उसको प्रतिपादित करता है, और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जहां पर महिला परेशान होती है, तो इसको कहा जाता है मानसिक रूप से उसको परेशान करना। आर्थिक स्थिति में मतलब उसको नौकरी ना करने देना, यदि नौकरी लगी है नौकरी ना करने देना, अब इसको हड़प लेना, करने देना। दूसरी चीज, नौकरी वो कर रही है, एटीएम उसके पास नहीं रहने देना, हो सकता है पढ़ाई छुड़वा देना, पढ़वाई छुड़वा देना, वो व्यक्ति पढ़ाई ना करने देना। तो ये जो चीज है कि हम तो नौकरी महिलाओं को करवाते नहीं है। एटीएम यदि नौकरी करती है तो आर्थिक रूप से उसकी कोई वो सहायता करता नहीं है, रुपये उसको एक भी देता नहीं है, एटीएम खुद यूज कर रहा है वहां पे। तो बहुत सारी घटनाएं इस प्रकार से घटित होती है। तो घरेलू हिंसा की परिभाषा में महिला के स्वास्थ्य को लेकर के, मानसिक को लेकर के, लैंगिक को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के किसी भी प्रकार से महिला को ठेस पहुंचाई जाती है, वो घरेलू हिंसा की श्रेणी के अंदर ये चीजें रखी गई है। याद रखना, ये घरेलू हिंसा में रखा गया है। इस प्रकार से महिला को प्रतिपादित किया जाता है, तो ये एक्ट संवैधानिक उनको प्रावधान देता है कि वो संरक्षण अधिकारी के पास जाकर के, सेवा प्रदाताओं के पास जाकर के इस एक्ट के तहत लीगल रूप से जिस प्रकार से शिकायत करके उनके ऊपर
जो प्रोसेस प्रक्रिया है चलाई जा सकती है वो पूरा काम कर सकती है। लेकिन जब वो इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएगी तो सरकार इस अधिनियम के तहत उसको सुरक्षा देगी। ये बड़ी बात है, क्योंकि पहले क्या होता था, मारपीट होती, एफआईआर दर्ज करा दो, फिर महिला घर में रहे तो रहे, काम वो घर वाले निकाल देते थे वहां पे। अब सुरक्षा देने वाला कोई नहीं है, महिला कहां भटकी। तो इस एक्ट में ये भी कहा गया कि महिला जब इस प्रकार से घर वालों के सामने खड़ी होगी परेशान होकर के, तो घर वाले तो उसको रखेंगे नहीं जब शिकायत करेंगे। तो इस एक्ट में ये बात कही गई है कि महिला को सुरक्षा भी दो, उनकी क्षतिपूर्ति जो हुई है वो क्षतिपूर्ति भी भरवाओ, उसको रहने का भी आदेश दिलवाओ, कहीं न कहीं सेपरेट सुरक्षा जगह पर रहे, और उन सामने वाले जो प्रत्यर्थी जो है, जो अपराध करता है, उसको ये आदेश दें कि तू इसको परेशान नहीं करेगा, इसकी गली में नहीं जाएगा, इसकी संतान को तू नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये इस प्रकार से एक एक्ट है कि जिसमें परिवार को तोड़ने का ये काम नहीं करता है। ये एक्ट लीगल रूप से वापस परिवार को जोड़ने का प्रयास करता है कि किसी न किसी प्रकार से उनको सहमत किया जाए, समझाया जाए, बुझाया जाए, और लीगल रूप से उनके बीच में वो 7-8 महीने में जो खींचातान है इनको समाप्त करके वापस उस कुटुंब को मिलाया जाए। ये इस प्रकार से महिलाओं के हित में और परिवार के हित में काम करने वाला एक्ट है। आप इसको सही रूप से पढ़ेंगे तो ये बढ़िया एक्ट है। तो आप माइंड के अंदर इन बातों को रखना है। घरेलू हिंसा क्या है, घरेलू हिंसा में क्या क्या शामिल किया गया है, परिभाषित किस धारा में किया गया, ये एक्ट कब आया 2005 में, लागू कब हुआ 26 अक्टूबर 2006 को, अध्याय कितने इसमें 5 है, धाराएं कितनी टोटल 37 है। ये घरेलू हिंसा से संबंधित परिभाषा के बारे में अपने बातचीत कर ली। जो परिभाषा की बातचीत आई है वो अपने यहां पर क्लियर किया। अब आगे की तरफ देखिए, धारा 4 की अपन यदि बातचीत करें तो धारा 4 के अंदर क्या कहा गया है, संरक्षण अधिकारी को जानकारी देना वो उसके कर्तव्य। धारा 4 कहती है कि संरक्षण अधिकारी को जानकारी देना और उसके कर्तव्य। अब कोई पीड़िता महिला है तो शिकायत कैसे करे, ये इसका अर्थ होता है कि शिकायत किस प्रकार से करें, शिकायत कैसे करें, संरक्षण अधिकारी को कैसे सूचना दें, शिकायत कैसे करें। तो मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं। पीड़िता खुद जा सकती है शिकायत करने के लिए, फर्स्ट चीज। उसका कोई भी रिश्तेदार जा सकता है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है जिसको लगे कि इस घर में या इस क्षेत्र में पड़ोस में इस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति भी शिकायत कर सकता है। सेवा प्रदाता धारा 10 में उल्लेखित है, ऐसी सामाजिक संस्थाएं जो सामाजिक कल्याण का कार्य करती हो, सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेड हो, महिला उत्थान का कार्य करने वाली जितनी भी संस्थाएं होती है उस क्षेत्र की, उनको सेवा प्रदाता के नाम से जाना गया है। धारा 10 में उल्लेख आएगा। सेवा प्रदाता के माध्यम से पुलिस में जाएगी, सीधी बात है, महिला तो सबसे पहले, फिर वो पुलिस वहां तक पहुंचेगी, पुलिस के माध्यम से। तो इनके माध्यम से महिला शिकायत कर सकती है। इतनी चीजें पड़ी है महिला के पास शिकायत करने के लिए। अब शिकायत होती क्या होगा, शिकायत होने के जस्ट बाद में संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य हैं कि उस महिला के जितने कर्तव्य अधिकार है इस एक्ट के तहत उनकी वो जानकारी देगा। वो बताएगा कि हम आपको, यदि वहां आप घर में सुरक्षित नहीं रह सकते, आपको लगता है कि मैं इस प्रकार की शिकायत करती हूँ और वो घर वाले निकाल सकते हैं, तो हम आपको रहने की व्यवस्था कर सकते हैं, आपकी संतान की सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, आपको कानूनी सहायता चाहिए तो हम कानूनी सहायता कर सकते हैं। हर प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। जितने भी अधिकार है तो वो आदेश भी दे सकता है कि उसकी संतान और महिला को कस्टडी में रखें, और उनको कोई ग्रस्त में रहने के लिए तो ग्रस्त के बारे में, यदि उसको हॉस्पिटल सुविधा चाहिए किसी भी प्रकार की, हॉस्टल सुविधा के बारे में, उसकी संतान के बारे में कोई सुरक्षा चाहिए तो संतान की सुरक्षा के बारे में वो कार्य करेंगे। यानी जहां जहां तक की आदेश, यदि कोई कानूनी सहायता चाहिए तो वो कानूनी सहायता करेंगे। ये संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य है कि उसको जानकारी मिलने के बाद वो महिला का सपोर्ट करें, सहयोग करें और उनके अधिकारों के बारे में उस महिला को बताएं, उसको अवगत करवाएं कि ये आपके अधिकार है। फिर क्या होगा, फिर इसके अंदर 2 पॉइंट मैं आपको और समझा देता हूं जो पॉइंट बढ़िया है। शिकायत पीड़िता, सेवा प्रदाता, अन्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है, मैंने बता दिया। शिकायत करने के बाद संरक्षण अधिकारी इस प्रकार से वो पूरे के पूरे उसके अधिकार जो नियम में बताएंगे। फिर शिकायत होने के बाद क्या होगा, शिकायत होने के बाद में 3 दिन में कार्रवाई शुरू होगी। ये याद रखना, 3 दिन में कार्यवाही शुरू, बिल्कुल 3 दिन में ही उसकी जांच है वो शुरू कर लेनी चाहिए। और कार्रवाई शुरू होने के बाद
60 दिन में उसको पूरा भी करना प्रावधान कर रखा है। 60 दिन में पूरा करना, ये भी टारगेट रखा है, पूरा करना। उस पूरे मामले को कितने दिन के अंदर अंदर निपटाने की कोशिश की जाती है? 2 माह में। 60 दिन का अर्थ होता है 2 माह के अंदर निपटाने का प्रयास है वो किया जाएगा। तो आप इनको समझ सकते हैं कि संरक्षण अधिकारी को जानकारी देना, तो किस प्रकार से शिकायत कैसे कर सकते हैं? पीड़िता खुद कर सकती है, कोई रिश्तेदार कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, सेवा प्रदाता कर सकती है, पुलिस के पास महिला जाती तो पुलिस वहां तक उस बात को पहुंचाएंगे। जानकारी मिलने के बाद में सीधी बात है, संरक्षण अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं? वो महिला को ग्रस्त की जरूरत है तो वो दिलवाएंगे। हॉस्पिटल की कोई आवश्यकता हो, यदि मारपीट ज्यादा हो, चोटें पहुंची हो, तो चिकित्सक व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। संतान को सुरक्षा चाहिए, उनको लगता है कि ये मेरी संतान को खतरा इन लोगों से, तो उनको सुरक्षा देंगे। उसको कानूनी सहायता चाहिए तो कानूनी सहायता दी जाएगी। तो जितने भी आर्थिक रूप से मुआवजे के बारे में जो जो चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है उस महिला को संरक्षण दिया जाएगा। तो आपको इन पॉइंटों को ध्यान में रखना है। तो आप ये मेरी क्लासें यदि आपने देखी है, अब पूरा पार्ट कंप्लीट होने वाला है, एक वीडियो और इसके बाद बाकी रहेगा जो गर्भपात से संबंधित रहेगा, फिर ये पूरा पार्ट व्यवस्थित कंप्लीट हो जाएगा। और आप यदि ये पूरी क्लासें देखते हैं तो टोटल ये 18वीं क्लास है मेरी, 2 वीडियो मैं और बनाऊंगा, उसके बाद कंप्लीट पार्ट आपका ये पूरा हो जाएगा। और इन 20 वीडियो को आप 3 या 4 दिन के अंदर देख सकते हैं। 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लिया और जितनी प्रश्नोत्तरी मैंने करवाई है, प्रश्नोत्तरी के पूरे प्रश्न की जो PDF फाइल है वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल रखी है। तो आधार क्लासेस बालोत्रा के टेलीग्राम ग्रुप को जाकर के आप ज्वाइन करो, जो इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, तो वहां पर पूरी PDF फाइलें आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके लिए सरल हो जाएंगे। तो ये है आपके, तो किस प्रकार से शिकायत की जा सकती है, शिकायत करने के बाद महिला को क्या क्या अधिकार है, कौन कौन सी चीजें उसको प्राप्त की जाएगी, दी जाएगी, तो वो चीजें पूरी संरक्षण अधिकारी उनको बताएगा। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य सीधे मैंने अभी बता दिया आपको, जानकारी देगा वो महिला के, जो जानकारी देगा किनके, उस महिला के जो जो अधिकार है वो, उन पूरे अधिकारों के बारे में वो जानकारी देगा और उस महिला की सहायता करेंगे, सहायता की जाएगी। और उसको जिस प्रकार की, किसी भी प्रकार की, जैसे ग्रस्त जीवन की जरूरत पड़े, हॉस्पिटल जैसे चिकित्सा से संबंधित उसको सहायता की जरूरत पड़े, आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार से उसको सहायता की जरूरत पड़े, सुरक्षा से संबंधित यानी रहने करने की जरूरत पड़े, तो इन पूरी चीज़ों को संरक्षण अधिकारी बताएगा और उनके लिए आदेश पारित करवाएगा और उसको वो सुरक्षा दी जाएगी। ये मेन मकसद है इसका। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, इन चीज़ों को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें भी आपके काम आएगी और अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो इनको भी आपको समझना होगा। इसके बाद में आप देखिएगा आगे, धारा 6 आश्रय गृहों के कर्तव्य। आश्रय गृहों का कर्तव्य अर्थ होता है कि उनको ग्रस्त उपलब्ध करवाए जाएंगे, उपलब्ध करवाई जाएंगी और ऐसा माहौल और वातावरण होगा जहां पर उसको किसी भी प्रकार का डर और भय पैदा वहां पर नहीं हो। तो ये धारा 6 के तहत है। धारा 7 चिकित्सीय सुविधाओं की नियुक्ति होगी। तो हॉस्पिटल से संबंधित जितनी भी चिकित्सीय सुविधाएं हैं उनसे संबंधित उसकी वो सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये भी आपके लिए कोई इतना मोस्ट नहीं है, मैं आपको बता दूंगा जहाँ मोस्ट है वहाँ पर। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति, सीधी बात है, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, की जाती है, ये चीज़ें मोटे तौर पर ध्यान रखनी है। संरक्षण अधिकारियों के जो कर्तव्य हैं, कर्तव्य मैंने आपको बता दिए, जो जो कर्तव्य हैं वो कर्तव्यों के बारे में अपन ने पूरी बातचीत की। सेवा प्रदाता, सेवा प्रदाता क्या है? कोई ऐसे सामाजिक संगठन होते हैं, ये संगठन सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं और ये सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। सरकार के कर्तव्य, ये कानून वानून बनाए इसके लिए हैं। मजिस्ट्रेट को आवेदन, बिल्कुल मजिस्ट्रेट को आवेदन होने के बाद में सीधी बात है 3 दिन में कार्रवाई शुरू होगी, 3 दिन में कार्रवाई शुरू करनी होगी
और उसके बाद में ये कहा गया है 60 दिन में पूरी कार्रवाई को पूरा करना। ये चीज़ इसके अंदर दे रखी है, ये महत्वपूर्ण है। मजिस्ट्रेट को आवेदन मिलने के बाद संरक्षण अधिकारी जैसी कार्रवाई शुरू करवाएंगे तो 3 दिन में वो कार्रवाई शुरू होगी और 60 दिन में पूरी करवाने के बारे में कहा गया है, उस पूरी कार्रवाई के बारे में। तो याद रखना, वहाँ पर जो आपकी राजस्थान पुलिस की वेबसाइट के ऊपर जो 27 पेज का मैटर डाल रखा, उसमें तो इसके बारे में केवल 10 लाइनें लिखी हुई है। तो वो 10 लाइनें तो बहुत नॉर्मल है, मैं इजीली आपको ये पूरा करवा के लास्ट में 10 बातें बता दूंगा। आप उन 10 बातों को ध्यान में रख लेना। ये एक्ट आपका कंप्लीट है, डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ पर सेवा प्रदाता क्या है, तो ये सामाजिक संगठन संस्थाएं हैं जो महिला उत्थान के कल्याण के लिए ऐसे कार्य करती है। सरकार के कर्तव्य वो नियम वियम इस प्रकार से बनाती जाएगी, ये दे रखा है। मजिस्ट्रेट आवेदन के बाद में 3 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई है वो क्या होगी, शुरू होगी और 60 दिन में उस कार्रवाई को पूरा करना अनिवार्य होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। सूचना की तामील करना कोई मतलब नहीं है। परामर्श सहायता लेना, दोनों को परामर्श लेने का अधिकार है। यानी प्रत्यर्थी का अर्थ होता है जो अपराध करता वो, और व्यथित महिला का अर्थ होता है जो पीड़ित है, जो घरेलू हिंसा की चपेट में आई है। दोनों को परामर्श विशेषज्ञों से लेने की छूट है, विशेषज्ञों से परामर्श ले सकते हैं। कल्याण विशेषज्ञ की सहायता, कल्याण विशेषज्ञ मतलब जो महिला क्षेत्र में या उसमें जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे सहायता लेने के बारे में बातचीत की जाती है। तो इतना कोई इसमें विशेष नहीं है। आगे की तरफ देखते हैं। ये मोस्ट है, जहां मोस्ट है वहां पर मैं अपने आप बता दूंगा। ये मोस्ट है धारा भाई, इस धारा को आपको मोस्ट समझना है और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कार्रवाइयों को बंद कमरे में किया जाना, मतलब दोनों पक्ष जब सहमत हो, दोनों पक्ष सहमत हो। क्योंकि देखो घरेलू मामले होते हैं, अब घर जोड़ना या बिखेरना नहीं होता है। तो यदि वो चाहते हैं कि हम आपको बैठ करके समझौता करवा सकते हैं, महिला और प्रत्यर्थी दोनों सहमत होने के बाद बंद कमरे के अंदर कार्रवाई की जा सकती है और उनकी बातें और शर्तें जो रहती है, यदि महिला की वो प्रत्यर्थी होता है वो मंजूर कर लेता है तो सीधी बात है, तो वहां पर उनको सहमत करके राजीनामा करके उनको भेज दिया जाता है और वो प्रतिलिपि भी वो उपलब्ध करवा दी जाती है। कार्रवाइयों को बंद कमरे में भी किया जा सकता है, केवल ये घरेलू हितों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि घरों को जोड़ने के हिसाब से ये काम किया जा सकता है। तो कार्रवाइयों को बंद कमरे में किया जाना किस धारा के तहत है, धारा 16 के तहत है। दोनों पक्ष सहमत होने पर ऐसी कार्रवाई हो सकती है ताकि दोनों के मध्य समझौता हो जाए। ये मोस्ट है। साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार, यदि वहां से वो नहीं रहने देते हैं और महिला उस घर में रहना चाहती है तो आदेश पारित किया जाएगा और उसको साझी घर में रहने का अधिकार है वो दिया जाएगा। संरक्षण के आदेश ये सब मजिस्ट्रेट के द्वारा, ये राहत के आदेश है। महिला की सुरक्षा के लिए आदेश निकाले जाते हैं जिसमें निवास का अधिकार है, संरक्षण का अधिकार है, अभिरक्षा का अधिकार है, आर्थिक धन प्राप्त करने का अधिकार है, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है उसको। तो ये आदेश निकाले जाते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा कि उस महिला की सुरक्षा और हित के लिए। संरक्षण के आदेश, तो ये संरक्षण के जो आदेश है ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये संरक्षण के आदेश मजिस्ट्रेट निकालेगा, वो कहेगा कि भाई तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेगा या इसके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेगा। वो इसको ये भी लिखेगा तो किसी भी प्रकार से किसी को दुष्प्रेरित नहीं करेगा, किसी अन्य से ये नहीं कहेगा तो इसके ऊपर आक्रमण कर। तो वो संरक्षण का आदेश ये होगा, उस प्रत्यर्थी के लिए आदेश निकाल करके दिया जाएगा कि तू इसको किसी भी प्रकार की कोई हिंसा उत्पादित उसको परेशान नहीं करेगा और ना ही तू उससे किसी भी प्रकार का संपर्क करने की कोशिश करेगा, ना ही तो इसके किसी भी प्रकार के कोई बैंक लॉकर है उन बैंक लॉकरों का प्रयोग करेगा। तो पूरी चीज़ों से वो आदेश देगा। उस आदेशों का यदि वो प्रत्यर्थी उल्लंघन करता है तो उसको 1 साल की सजा और 20,000 का जुर्माना दिया जाएगा। आगे अपन पढ़ेंगे। तो ये संरक्षण का आदेश है। आगे देखिए, निवास के आदेश, बिल्कुल निवास करने का आदेश जारी किया जाता है। महिला को यदि निवास की जरूरत है तो निवास का आदेश दिया जाता है और महिला जहां रहना चाहती है, जिस घर में रहती है वहां रहना चाहती तो वहां रखा जाता है। वो कोई दूसरे क्षेत्र में नई जगह रहनी चाहती तो उसको नया घर, वो जिस लेवल की है, मान लो जिस प्रकार की लेवल की रहती तो उस प्रकार का घर उसको उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो वहां रहेगी। वहां रहने के बाद में वो आदेश देगा प्रत्यर्थी को
कि ये जिस महिला जिस गली में रह रही है तो उस गली में आएगा जाएगा नहीं, इसके मार्ग को बाधित नहीं करेगा, इसकी संतान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी भी प्रकार से इनको कोई परेशान नहीं करेगा। तो निवास के आदेश महिला के ऊपर, महिला उस घर में रहना चाहती तो उस घर के अंदर निवास करवाएंगे, दूसरी जगह रहनी चाहती तो दूसरी जगह उसको निवास के लिए वो व्यवस्था करवाएंगे। तो ये निवास के आदेश हैं। धनीय अनुतोष, धनीय अनुतोष का अर्थ होता है कि आर्थिक, रुपये, क्षतिपूर्ति। तो यहां पर महिला क्षतिपूर्ति का आदेश वो देगा, जो उसको नुकसान हुआ वित्तीय इस हिंसा से, क्षतिपूर्ति का आदेश। तो वो क्षतिपूर्ति का आदेश देगा, जिस प्रकार से जिस लेवल से काम करती है तो उस क्षतिपूर्ति का आदेश देगा और प्रत्यर्थी से वो क्षतिपूर्ति करवाई जाएगी, भरवाया जाएगा जीवन चलाने के लिए। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। अभिरक्षा का आदेश, अब अभिरक्षा का आदेश क्या है? अभिरक्षा का आदेश है कि भाई महिला अपनी संतान होगी, संतान वो खुद की रक्षा करने के लिए मांग करेगी तो वो संतान और खुद की रक्षा के लिए आदेश जारी करेगा और वो मजिस्ट्रेट जो आदेश देगा उसकी प्रत्यर्थी को पालना करनी पड़ेगी। तो निवास का आदेश धारा 19, आर्थिक या क्षतिपूर्ति का आदेश धारा 20, संतान की अभिरक्षा का आदेश तो धारा 21 और धारा 22 प्रतिकर आदेश। इसमें भी क्षतिपूर्ति, मुआवजा, ये सब चीजें आएगी। जितनी भी उसको मानसिक भावात्मक जो कष्ट हुआ है उसके प्रति वो आदेश देगा। अंतरिम और एक पक्षीय आदेश की शक्ति, अंतरिम और एक पक्षीय आदेश की शक्ति ये होती है जब प्रत्यर्थी नहीं मानता है या फिर मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को लगता है कि बिल्कुल ये अपराध है, उसको पूछने की जरूरत नहीं है, तो वो एक पक्षीय आदेश भी दे सकता है। इनके पास ये अधिकार है। धारा 24, हाँ ये मोस्ट है, धारा 24 वेरी मोस्ट है। इसके अंदर ये धारा याद करनी है। न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियों का निःशुल्क दिया जाना, यानी निर्णय होने के बाद जो प्रतियां होती है वो न्यायालय प्रतियों को निःशुल्क उपलब्ध करवाएगा, दोनों पक्षों को वो प्रतियां दी जाएगी। तो न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियां निःशुल्क देना किस धारा के तहत उल्लेखित है? धारा 24 के तहत उल्लेखित कर रखा है। धारा 29 अपील की बात है कि प्रत्यर्थी संतुष्ट नहीं होता है तो वो उच्च न्यायालय के अंदर जाकर के वो अपील कर सकता है। धारा 31 प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग करने के लिए शास्ति या शक्ति, यदि प्रत्यर्थी जो होता है अपराधी होता है उसको जो जो आदेश दिए जाते हैं कि भाई ये महिला का यहाँ निवास है तो वहाँ आवागमन नहीं करेगा या उसकी क्षतिपूर्ति करेगा तो वहाँ पर, या उनकी संतान की अभिरक्षा का आदेश है और वो संतान के ऊपर हमला करने का प्रयास करता है तो उल्लंघन जैसी करेगा तो उसके लिए शास्ति, यानी शास्ति का अर्थ होता है दंड का क्या प्रावधान है। तो दंड ये है कि 1 साल की सजा या 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों, ये चीज विशेष करके हैं। उल्लंघन करता है तो धारा 31 के तहत 1 साल की सजा या 20,000 का जुर्माना, ये धारा भी वेरी मोस्ट है, याद करना। प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए क्या दंड दिया जाएगा? यदि वो आदेश की पालना नहीं करता है, जो आदेश जारी किए जाते हैं महिला की सुरक्षा और हित के लिए मजिस्ट्रेट के द्वारा, और प्रत्यर्थी उसका उल्लंघन कर दे तो उसको 1 साल की सजा और 20,000 का जुर्माना। मैं तो कहता हूँ 99% क्वेश्चन यहाँ से उठने की संभावना है। इस पूरे एक्ट में धारा या अध्याय पूछी जा सकती है या लागू कब ये पूछा जा सकता है। घरेलू हिंसा में क्या कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, क्षेत्रों के बारे में आ सकता है। संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य क्या है, वो कर्तव्यों के बारे में होना चाहिए। या शिकायत कैसे कर सकती महिला, उनके बारे में आना चाहिए। या राहत के आदेश कौन कौन से जारी किए जा सकते हैं, उनके बारे में आपको आना चाहिए। या प्रत्यर्थी उल्लंघन करे तो उसको सजा क्या दी जा सकती, ये सजा याद रखनी है, 1 साल या 20,000 रुपये का जुर्माना। इन चीज़ों के बारे में आपके पास जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और इनके बारे में भी समझना ज़रूरी है। तो ये आपके इस एक्ट के अंदर पूरी की पूरी बातें क्लियर हुई। ये अधिनियम जो है महिलाओं को इस प्रकार से हिंसा से संवैधानिक संरक्षण देता है, वैधानिक संरक्षण देता है। याद रखना, उनकी सुरक्षा की ये एक्ट पूरी की पूरी बातचीत करता है। तो इस एक्ट के बारे में आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। घरेलू हिंसा से संबंधित एक्ट 2005 में आया,
26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। 5 अध्याय और 37 धाराएं थी इसके अंदर। इसका उद्देश्य था घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा करें, संरक्षण दें और जो कुटुंब टूट रहे हैं उनको बचाने का उपाय करें। सेवा प्रदाता क्या होते हैं, धारा 10 के तहत है। संरक्षण अधिकारी कौन होते हैं और उसके कर्तव्य क्या होते हैं, शिकायत कैसे की जा सकती है, बंद कमरों में कार्रवाई करने का उल्लेख धारा 16 में कर रखा है। धारा 24 यदि बातचीत करें तो उच्च न्यायालय निःशुल्क प्रतियां उपलब्ध करवाएगा। यदि उल्लंघन करता है प्रत्यर्थी आदेशों की तो उसको 1 साल की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। ये मोटी मोटी बातें हैं, आपको याद करनी है। घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा 3 में दे रखी है। ये बातें आपने ध्यान में रख ली तो ये एक्ट आपका पूरा कंप्लीट है। फिर मैं प्रश्नोत्तरी भी हल करवाऊंगा जिनसे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।